सभी को। सबसे पहले तो नववर्ष 2021 की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती, माँ शारदा आपकी सभी मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं पूरी करें। जो 2020 में नहीं कर पाए वो 2021 में पूरी करें, और जो बनना चाहते हैं वो आप बने। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है। हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारों पर चर्चा कर रहे थे, और पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के अंतर्गत हमने प्लेटो को देखने की कोशिश की है, प्लेटो को पढ़ने की कोशिश की है, और प्लेटो पूरा भी हो गया था हमारा। आज हम दूसरे राजनीतिक पाश्चात्य जो विचारक हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिनका नाम है अरस्तु। आज हम अरस्तु के बारे में अध्ययन करना जा रहे हैं। अरस्तु हमने शुरू किया था कि हमारे राजनीति विज्ञान में गुरु शिष्य की एक महान परंपरा है। एक 3 गुरु शिष्य हुए थे, जिनमें सबसे पहले सुकरात, जहाँ से हमारे राजनीति विज्ञान का प्रारंभ माना जाता है। उसके बाद में प्लेटो, जो हमारे राजनीति विज्ञान का दार्शनिक पिता माना जाता है, और उस प्लेटो, सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु। आज हम अरस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर हम अरस्तु के जन्म की बात करें कि अरस्तु का जन्म कब हुआ था, तो अरस्तु का जन्म हुआ है 384 ईसा पूर्व, यानी प्लेटो की मृत्यु से कुछ समय पहले ही इनका जन्म हुआ है। तो 384 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ, और ये जो जन्म हुआ वो हुआ मेसोपोटामिया। ये एक देश है जिसका नाम है, आपको बता दो, मकदूनिया। मकदूनिया नाम का एक देश है, उसमें एक जगह है मेसोपोटामिया। उस मेसोपोटामिया के भी स्टेजिर, अगर हम नगर की बात करना चाहें तो नगर में किस शहर में हुआ था, तो स्टोजीरा एक शहर था, स्टोजीरा। उस शहर में अरस्तु का जन्म हुआ है। मृत्यु की बात करें कि इनकी मृत्यु कब हुई है, तो जन्म हुआ 384 ईसा में, और इनकी मृत्यु जो हो गई वो हो गई 322 ईसा पूर्व में। क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। गुरु की बात करें कि इनके गुरु कौन थे, तो गुरु में तो सबको पता है, गुरु थे इनके प्लेटो। ठीक है। उसके बाद में प्लेटो क्या कहते थे? प्लेटो, हमने कहा था कि प्लेटो ने एक संस्था खोली थी जिसका नाम था अकादमी। प्लेटो अरस्तु को अकादमी का क्या कहता था? मस्तिष्क। प्लेटो ये कहता था कि अरस्तु, मेरी जो संस्था है अकादमी, उस अकादमी का मस्तिष्क है, उस अकादमी का दिमाग है, क्योंकि प्लेटो अरस्तु की जो वैचारिक क्षमता थी, जो बुद्धिमत्ता थी, उससे बहुत अधिक प्रभावित था। ठीक है। एक विद्वान हुआ था, आपको पता हो तो, सिकंदर, जिसको हम सिकंदर महान के नाम से जानते हैं। इतिहास पढ़ने वाले जानते भी होंगे सिकंदर महान। उस सिकंदर का राजनीतिक गुरु था अरस्तु। अरस्तु सिकंदर का गुरु था, यानी जिसने विश्व विजेता बनने की कोशिश की, जो विश्व का महान शासक माना जाता है सिकंदर, उस सिकंदर को राजनीतिक शिक्षा किसने दी है? वो दी है अरस्तु ने दी है इनको। ठीक है। इसके अलावा अरस्तु ने एक विद्यालय स्थापित किया था। हम पहले इनकी छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे, इनके सिद्धांतों पर बाद में आएंगे। अरस्तु ने एक संस्था स्थापित की, एक विद्यालय स्थापित किया, जिसका नाम था लीसियम। याद रखने की बात, प्लेटो ने संस्था बनाई थी, उसका नाम था अकादमी। प्लेटो के विद्यालय का नाम था अकादमी, और अरस्तु के विद्यालय का नाम था लीसियम, यानी लीसियम नाम की विद्यालय स्थापित की थी अरस्तु ने। ठीक है। प्लेटो, ध्यान रखना, प्लेटो से शिक्षा ग्रहण करने के लिए अरस्तु कहां से आया था? अरस्तु यूनान से आया था। ठीक है। यानी विद्यालय बना लीसियम, प्लेटो से पढ़ने के लिए वो यूनान में आया। प्लेटो के समय कब आया? याद रखना, लोग लिख रहा था।
प्लेटो अपनी पुस्तक जब लोज लिख रहा था उस समय अरस्तु उनके पास आया। इसलिए याद रखना है अरस्तु लोज से सर्वाधिक प्रभावित है। सर्वाधिक प्रभाव अरस्तु पर किसका पड़ा? तो याद रखना लोज का। इसीलिए वो कानून की बातें करता है, संविधान की बातें करता है, क्रमबद्ध अध्ययन की बातें करता है। क्यों? क्योंकि वो प्लेटो के अंतिम समय में प्लेटो के पास आया था, उसमें प्लेटो लोज लिख रहा था और लोज एक क्या थी? एक आदर्श राज्य का सिद्धांत देता है जिसमें वो अपने पुराने विचारों का त्याग कर देता है। इसलिए जो अरस्तु है वो लोज से क्या है? सर्वाधिक प्रभावित होता है। ठीक है, अब देखो प्लेटो की जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद में अरस्तु अकादमी का अध्यक्ष बनना चाहता था। प्लेटो की मृत्यु के बाद अरस्तु प्लेटो की शिक्षण संस्थान अकादमी का अध्यक्ष बनना चाहता था, लेकिन वहाँ एक नियम था कि यूनान की संस्था का अध्यक्ष वही बन सकता है जो यूनान का क्या हो? मूल निवासी। एक शर्त थी कि यूनान का मूल निवासी ही वहाँ की संस्थाओं का अध्यक्ष बन सकता था। इसलिए प्लेटो की संस्था अकादमी में अरस्तु को अध्यक्ष नहीं बनने दिया। इससे अरस्तु नाराज हो गया और यूनान को छोड़ करके वो कहाँ चला गया? वो ईरान में चला गया। ईरान की ओर जाता है अरस्तु। ईरान के जो शासक थे, ईरान के शासक अरस्तु की बौद्धिक क्षमता से प्रभावित होते हैं और प्रभावित होकर के अपनी पुत्री का क्या कर देते हैं? विवाह कर देते हैं अरस्तु के साथ। और ईरान का शासक यानी ईरान के राजा ने अरस्तु का विवाह कर दिया अपनी पुत्री के साथ। ईरान में लंबे समय तक अरस्तु रहते हैं और वहीं पर वो क्या करते हैं? ईरान के आसपास जो छोटे छोटे 158 देश थे उन 158 देशों के संविधान का निर्माण करता है, 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करता है अरस्तु। इसलिए आगे जाकर हम पढ़ेंगे अरस्तु को दुनिया में संविधानवाद का जनक भी कहा जाता है, संविधानों का जनक भी कहा जाता है। किसको? अरस्तु को संविधानों का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो ईरान गए, ईरान जाने के बाद वहाँ उन्होंने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। इसलिए अरस्तु को क्या माना जाता है? संविधानवाद का जनक भी माना जाता है। उसके बाद में क्या होता है? अब सिकंदर की जो इनके गुरु थे, सिकंदर, हम सिर्फ इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ रहे हैं। सिकंदर के गुरु की क्या हो जाती है? अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद, क्योंकि सिकंदर का गुरु अरस्तु था, सिकंदर के नियमों से, सिकंदर की नीतियों से वहाँ के आस जो जनता की बहुत परेशान होती है। इसलिए जब सिकंदर की मृत्यु हो गई तो सिकंदर की मृत्यु के बाद अरस्तु को भी क्या किया जाता है? अरस्तु को भी मारने का प्रयास किया जाता है कि इनको भी क्या कर दे रहा है? मार दिया जाए। लेकिन अरस्तु को समय रहते क्या पता हो जाता है? इस बात का पता चल जाता है कि उन्हें मारा जाएगा। इसलिए सिकंदर क्या हो जाता है? यूनान से भाग जाता है। और क्या कहता है? एक अपनी प्रसिद्ध परिभाषा, एक प्रसिद्ध उक्ति देता है वहां से भागते समय। वो क्या कहता है कि मैं एथेंस वासी हूँ। एक उनकी परिभाषा है, मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरी गलती का मौका नहीं दे सकता। मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरी गलती का मौका नहीं दे सकता। अब आप कहोगे पहली कौन सी हो गई जो दूसरी का नहीं देगा? तो पहली ये हो गई कि हमारे दार्शनिक, जो सबसे पहले दार्शनिक विचारक माने जाते हैं, वो माने जाते हैं सुकरात। और हमने प्लेटो में पढ़ा भी था कि सुकरात को क्या होता है? सुकरात को जहर दे करके मार दिया जाता है। इसलिए क्या होता है? जब उनको जहर दे करके मार दिया जाता है तो पहली गलती तो हो गई कि दर्शन के विरुद्ध सुकरात को उन्होंने एक महान दार्शनिक को मार दिया। अब दूसरी गलती किसके विरुद्ध कर रहे हैं? वो अरस्तु को मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अरस्तु वहां से भाग जाता है और भाग करके ये कह रहा है कि एथेंस वासियों, मैं तुम्हें अब दर्शन के दूसरी गलती करने का मौका नहीं दे सकता। इसके बाद में क्या होता है? अरस्तु क्या कहता है? अरस्तु एक बहुत बड़ी बात कहता है, मनुष्य स्वभाव से
मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है अरस्तु की प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी देश में रहने वाला हो, किसी भी धर्म का हो, स्त्री हो चाहे पुरुष, वो क्या है, उसके स्वभाव में ही क्या गुण पाए जाते हैं? राजनीतिक गुण पाए जाते हैं। हमने पढ़ा भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा, चर्चा भी की थी कि राजनीति करना ही राजनीति नहीं है। चुनाव लड़ना, भाषण देना, नेता बनना, कोई मंत्री बनना राजनीति नहीं है। राजनीति तो हम प्रतिदिन करते हैं। हम अपने परिवार में राजनीति करते हैं, अपने दोस्तों के साथ राजनीति करते हैं, अपने संबंधियों के साथ राजनीति करते हैं। तो राजनीति क्या है कि प्रत्येक मनुष्य में क्या पाए जाते हैं? राजनीतिक गुण पाए जाते हैं स्वभाव के साथ ही। प्लेटो की मृत्यु के बाद अरस्तु राजनीति विज्ञान का अध्ययन करता है, क्रमबद्ध अध्ययन करता है, व्यवस्थित अध्ययन करता है। अरस्तु साइंस का विद्यार्थी था, इसलिए वो क्या करता है? विज्ञान को उसमें लेकर के आता है और क्रमबद्ध अध्ययन करके एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक लिखता है जिसका नाम था पॉलिटिक्स। इसलिए उनके अध्ययन के बाद ही अरस्तु को क्या माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है राजनीति विज्ञान का जनक। अरस्तु को हम राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं, यानी अरस्तु को मानते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। 3 हमें पढ़ते हैं, राजनीति शुरू हुई सुकरात से। दार्शनिक जो पिता है, फिलोसोफर जो फादर है हमारे पॉलिटिकल साइंस के, वो है प्लेटो। लेकिन राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने का जो श्रेय जाता है, राजनीति विज्ञान को एक अलग विषय के रूप में प्रतिष्ठित करने का जो श्रेय जाता है, वो जाता है अरस्तु को। इसलिए अरस्तु को हम कहते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है अरस्तु। यानी हमारे विषय के सबसे महत्वपूर्ण विद्वान है अरस्तु। अब हम यहाँ से शुरू करें कि अध्ययन पद्धतियों के बारे में, कि अरस्तु की अध्ययन पद्धतियाँ कौन कौन सी थी। तो उनकी अध्ययन पद्धतियों में जैसे हमने प्लेटो पढ़ा था, और प्लेटो की अध्ययन पद्धति में कहा था कि प्लेटो निगमनात्मक अध्ययन पद्धति को अपनाता है, उसके विपरीत अरस्तु आगमनात्मक अध्ययन पद्धति अपनाता है। दोनों गुरु शिष्य एक दूसरे के विपरीत हैं। प्लेटो अपना रहा है निगमनात्मक, यह अपना रहा है आगमनात्मक। इसमें क्या होता है? इसमें जाया जाता है विशेष से सामान्य की। प्लेटो के ठीक विपरीत, प्लेटो निगमनात्मक, अरस्तु आगमनात्मक। निगमनात्मक में क्या होता है? सामान्य से विशेष की ओर अध्ययन करते हैं। इसमें क्या करते हैं? विशेष से सामान्य की ओर अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसमें क्या होता है? सबसे पहले छोटी इकाई का अध्ययन करते हैं और छोटी इकाई से क्या होते हैं? बड़ी इकाई की ओर चलते हैं। अर्थात प्लेटो के अध्ययन में प्लेटो पहले छोटी छोटी बातों का अध्ययन करता है, क्या कौन सी घटनाएं घटी है, और उन छोटी घटनाओं के आधार पर वो क्या करता है? बड़ी घटनाओं को जोड़ता है। इसके विपरीत प्लेटो क्या करता है? प्लेटो पहले बड़े का अध्ययन करता है, उसके बाद छोटा का अध्ययन करता है। जैसे प्लेटो सबसे पहले कहते हैं कि हमें एक राजा बनाना है। उसने दिमाग में एक चीज बैठा ली कि हमें क्या बनाना है? राजा बनाना है, एक दार्शनिक राजा बनाना है। उस राजा के लिए फिर वो सारे सिद्धांत देता है। क्या देता है? कि राजा शिक्षा के द्वारा बनेगा, राजा साम्यवाद के द्वारा बनेगा, राजा के लिए न्याय क्या होगी, उसके लिए उत्पादक वर्ग, सामान्य सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्गों का गठन करता है। यानी प्लेटो पहले बड़ी घटना का अध्ययन करता है और फिर उस बड़ी घटना को क्या करता है? छोटी घटनाओं में विभक्त करता है। उसके विपरीत अरस्तु क्या कर रहा है? अरस्तु पहले छोटी बातों का अध्ययन कर रहा है और उन छोटी बातों से फिर क्या चल रहा है? बड़ी की ओर चल रहा है। अर्थात अरस्तु चल रहा है विशेष से सामान्य की ओर, यानी छोटी से बड़ी इकाई की ओर। प्लेटो चलता है सामान्य से विशेष की ओर, अर्थात बड़ी इकाई से छोटी इकाई की ओर आता है प्लेटो, और अरस्तु चलता है छोटी से बड़ी। इसके अलावा और कौन सी पद्धति अपनाता है? एक तो अपनाई आगमनात्मक, दूसरी अपनाता है ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति। एक अध्ययन पद्धति तो प्लेटो की होगी आगमनात्मक, दूसरी हो गई ऐतिहासिक, अर्थात ये इतिहास की घटनाओं को वर्तमान के साथ जोड़कर भविष्य की नीतियां बनाने पर जोर देता है, जो कि प्लेटो नहीं करता है। प्लेटो कल्पनावादी था, याद रखना। प्लेटो को हम कहते हैं स्वप्न लोकीय विचारक।
वो सपनों में रहता था, वो सिर्फ कल्पना करता था, उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं था। और हमने देखा भी था कि उसने जो सिद्धांत दिए, लोज में सिद्धांतों को छोड़कर उसने जितने भी सिद्धांत दिए, चाहे वो दार्शनिक राजा का सिद्धांत हो, चाहे वो संपत्ति का साम्यवाद हो, चाहे वो स्त्री का साम्यवाद हो, चाहे वो शिक्षा का सिद्धांत हो, प्लेटो को सारे सिद्धांत कल्पना में दिए जिनका हमारी वास्तविक जीवन से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, हम उनको वास्तविक जीवन में लागू नहीं कर सकते। लेकिन प्लेटो यथार्थवादी विचारक है, वास्तविक विचारक है और वर्तमान की समस्याओं को ध्यान में रख करके वो दे रहा है अध्ययन। तो ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति में क्या होता है, इतिहास में पहले क्या क्या हुआ था उन घटनाओं को वो वर्तमान के साथ जोड़ने की कोशिश करता है और वर्तमान में जोड़ करके क्या करता है, फिर वो भविष्य का अध्ययन पद्धतियां देता है, भविष्य की नीतियों का बात करता है। इसके अलावा क्या करता है, और दो पद्धतियां अपनाती, आगमनात्मक अध्ययन पद्धति और ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति। तो प्लेटो निर्गुणात्मक, अरस्तु आगमनात्मक और ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का वो प्रयोग करता है। ये हो गई अरस्तु की अध्ययन पद्धति। अब हम पढ़ेंगे अरस्तु की प्रमुख पुस्तकें। तो अरस्तु वो विचारक था जिसने बहुत अधिक पुस्तकें लिखी हैं। अरस्तु सिर्फ राजनीति विज्ञान के पिता नहीं है, अरस्तु फादर ऑफ बायोलॉजी भी हैं, जीव विज्ञान के जनक भी हैं। बहुत सारी संस्थाएं, आप आर्ट्स पढ़ लीजिए, आप साइंस पढ़ लीजिए, या आप कोई सा भी विषय भी पढ़ लीजिए, आप हर में, दर्शन में भी चलता है, जीव विज्ञान में भी चलता है, यहाँ तक कि ज्योग्राफी में भी चलता है, पॉलिटिकल साइंस में भी चलता है। बहुत सारे जो पुस्तकें हैं वो अरस्तु ने लिखी हैं। लेकिन हम उन्हीं किताबों की बात, उन्हीं पुस्तकों की बात करेंगे जो राजनीति विज्ञान के ऊपर उन्होंने लिखी है। और उन्होंने जो राजनीति विज्ञान के ऊपर जो किताब लिखी है उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है पॉलिटिक्स। और ये पॉलिटिक्स लिखने के कारण ही उन्हें हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। पॉलिटिक्स ये राजनीति विज्ञान पर लिखी गई अब तक की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक थी। जिस प्रकार कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी, लेकिन अर्थशास्त्र की विषय वस्तु अर्थशास्त्र ना होकर के राजनीति विज्ञान थी, लेकिन जो अरस्तु है उन अरस्तु ने अपनी पुस्तक का नाम ही क्या रखा है, अरस्तु ने अपनी पुस्तक का नाम ही पॉलिटिक्स लिखा है। ये जो पुस्तक है पॉलिटिक्स, ये टोटल 8 भागों में विभक्त है। पॉलिटिक्स 8 भागों में बटी हुई एक राजनीति विज्ञान की पुस्तक है और 8 भागों में प्लेटो क्या कर रहा है, अलग अलग बात क्या कर रहा है, अलग अलग विषय के ऊपर वो चर्चा करता है। इसकी जो पहली पंक्ति है, सबसे महत्वपूर्ण, प्लेटो को क्यों हम वैज्ञानिक मानते हैं, क्यों राजनीति विज्ञान का जनक मानते हैं। पॉलिटिक्स किताब जो 8 भागों में बटी हुई है, उस पॉलिटिक्स की पहली लाइन जहां से शुरू होती है वो पहली लाइन है, अवलोकन हमें दर्शाता है। अवलोकन हमें दर्शाता है, यानी अवलोकन के बारे में बात कर रहा है, वो देखने की बात कर रहा है, कल्पना की बात नहीं कर रहा, इतिहास की बात नहीं कर रहा। वो कहता है अवलोकन हमें दर्शाता है, अर्थात तो वैज्ञानिक बात करने की कर रहा है। ठीक है, तो अवलोकन हमें दर्शाता के माध्यम से प्लेटो की किताब जो है वो शुरू होती है। टोटल 8 भाग है इसमें। अगर हम 8 भागों में भी चर्चा करें कि किस में क्या, अगर हम बात करें तो प्लेटो अपनी पुस्तक की जो इसकी जो प्रथम भाग है, इस प्रथम भाग में क्या करता है, प्रथम भाग में वो दासता संबंधी विचार देता है कि दास क्या है क्या नहीं है, और इन दास संबंधी विचारों को पढ़ना भी है। अरस्तु के दास संबंधी विचार, वो दास बनाता है, किसको बनाता है, क्या बनाता है। दूसरे भाग में क्या करता है, वो आदर्श राज्य की आलोचना, प्लेटो का जो आदर्श राज्य था, प्लेटो के आदर्श राज्य की दूसरे भाग में क्या करता है, आलोचना करता है और अपने राज्य का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। प्लेटो के सिद्धांतों की सबसे ज्यादा जो आलोचना की है, प्लेटो के सिद्धांतों की सबसे ज्यादा आलोचना प्लेटो के प्रमुख शिष्य अरस्तु ने की है। यानी बहुत दिनों बाद में उनके सिद्धांतों की आलोचना नहीं हुई कि 100 साल बाद, 200 साल बाद या 500 साल बाद में आलोचनाएं हो रही है। प्लेटो के सिद्धांतों की आलोचना तो अरस्तु ने तत्काल प्रभाव से ही, उनकी मृत्यु के बाद ही, जब उन्होंने अपनी पुस्तकें प्रारंभ की, उन्हीं में कर दिया था। तो दूसरा जो प्लेटो की जो पॉलिटिक्स का जो दूसरा भाग है, उसमें प्लेटो क्या करता है, अरस्तु के प्लेटो के जो आदर्श राज्य सिद्धांत है, उस आदर्श राज्य सिद्धांत की आलोचना करता है। तीसरे में वो क्या करता है, तीसरे भाग में वो राजतंत्र संबंधी विचार देता है।
के बारे में वो क्या करता है, तीसरे भाग में विचार करता है कौन सी शासन व्यवस्था सबसे अच्छी है और नागरिक किसे माना जाए। तो राजतंत्र संबंधी विचार भी हमें अलग से पढ़ने हैं और अरस्तु के नागरिकता सिद्धांत भी जब हम चर्चा करेंगे इसी अध्याय में तो हम उनके बारे में और पढ़ेंगे। चौथे भाग में क्या करता है, उस संविधान का वर्गीकरण करता है, संविधानों का वर्गीकरण करता है। इसे याद रखना, प्लेटो को संविधानवाद का जनक भी माना जाता है। प्लेटो को संविधानवाद का जनक भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ईरान में आसपास के 158 देशों का अध्ययन किया था, इसलिए प्लेटो को क्या करते हैं, संविधानवाद का जनक भी माना जाता है। पांचवें में क्या करता है, पांचवें में क्रांति संबंधी विचार देता है। पांचवें की क्रांति क्या है, तो क्रांति का तो उसका एक बहुत फेमस सिद्धांत चलता है कि संविधानों में किसी भी प्रकार का होने वाला प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बदलाव क्या है, क्रांति है। छठे भाग में क्या करता है, धनिक तंत्र व लोकतंत्र पर चर्चा करता है, यानी शासन व्यवस्थाओं पर चर्चा करता है कि कौन सी शासन व्यवस्था अच्छी है, लोकतंत्र अच्छा है, धनिक तंत्र अच्छा है या शासन तंत्र तानाशाही अच्छी है या राजतंत्र। इन अध्ययन के बारे में वो एक चक्रीय सिद्धांत देता है, 6 सिद्धांत देता है जिनके बारे में पढ़ना है। सातवें में वो क्या करता है, सातवें के अंदर वो अपना आदर्श राज्य देता है। जिस प्रकार प्लेटो अपने आदर्श राज्य का सिद्धांत देता है उसी प्रकार अरस्तु भी क्या करता है, अपने आदर्श राज्य देता है और वो अपने आदर्श राज्य में बताता है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसी संपत्ति होगी, कौन सी शासन व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ होगी, कितनी जनता होगी, अधिकार कैसे होंगे, इन सब की बात वो क्या करता है, अपने आदर्श राज्य के अंदर वो बात करता है। और 8वें भाग में क्या करता है, अंतिम भाग में वो शिक्षा संबंधी सिद्धांत देता है। शिक्षा सिद्धांत देता है कि कितने साल तक बच्चे पढ़ेंगे, कौन पढ़ाएगा, इस प्रकार 8 भागों की वो बात करता है प्लेटो। यानी प्लेटो की जो पुस्तक है पॉलिटिक्स वो 8 भागों में, मैंने 8 इसलिए बताई क्योंकि ये एक पॉइंट हमें याद रखना है और एक पॉइंट, क्योंकि प्लेटो की पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है कि पॉलिटिक्स के कौन से भाग में कौन से विचार दिए, और ये विचार ऐसे ही कि सारे विचारों के बारे में हमें पढ़ना है, एक टॉपिक पढ़ना है हमें। तो पहले भाग में क्या है, दास का संबंध, यानी दास किसको बनाया जाए, किसको नहीं बनाया जाए। दूसरे में वो क्या करता है, आदर्श राज्य की आलोचना, किसके आदर्श राज्य की करता है, तो याद रखना अपने गुरु प्लेटो के आदर्श राज्य की वो आलोचना करता है, उसकी वो कमियां निकालता है। तीसरे भाग में राजतंत्र और नागरिकता, यानी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और नागरिक किसे माने जाए, इस बात पर चर्चा कर रहा है। चौथे में वो संविधानों का वर्गीकरण करता है, कौन सा संविधान सर्वश्रेष्ठ है, संविधान में क्या होना चाहिए, इनके बारे में करता है। और प्लेटो को संविधानवाद का जनक भी माना जाता है। याद रखना कि उन्होंने कितने देशों के संविधानों का अध्ययन किया था, 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। 5 भाग में तो राज्य में किस प्रकार क्रांति होगी, कौन कर सकता है और क्रांतियों से कैसे बचा जा सकता है, इस पे बात करता है। छठे में वो धनिक तंत्र और लोकतंत्र पे, यानी शासन व्यवस्थाओं पे बात करता है, कौन सी शासन व्यवस्था अच्छी है तो क्यों है और बुरी है तो क्यों है, इन पे विचार कर रहा है। 7वें में वो अपना आदर्श राज्य देता है, आदर्श राज्य का सिद्धांत देता है। और 8वां जो है भाग है, उस 8वें भाग में प्लेटो क्या करता है, प्लेटो देता है शिक्षा संबंधी सिद्धांत, यानी शिक्षा को अलग अलग भागों में बांट करके अपना सिद्धांत प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार बात ये होगी कि पॉलिटिक्स के कितने भाग हैं, पॉलिटिक्स के 8 भाग हैं। अन्य पुस्तकें की बात करें तो क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के ऊपर भी उन्होंने एक किताब लिखी है द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें क्या है, इसमें उसने एथेंस का संविधान लिखा, एथेंस का संविधान उन्होंने लिखा था। कौन सी किताब में, द कॉन्स्टिट्यूशन नामक एक किताब लिखी थी, उसमें वो एथेंस का संविधान लिखता है। इसके अलावा कौन सी लिखी थी, ऑन द सोल, एक किताब का नाम है वो है ऑन द सोल। तो दर्शन के बारे में, दर्शन और राजनीति विज्ञान को उसमें क्या करता है, समझाने की कोशिश करता है कि राजनीति विज्ञान का और दर्शन शास्त्र का जो संबंध है वो किस प्रकार का है, इस प्रकार। और कौन सा लिखता है, रेहोट्रिक, द रेहोट्रिक नामक एक किताब भी लिखता है प्लेटो, ऑन द सोल, रेहोट्रिक। इसके अलावा कौन सा लिखता है, इसके अलावा और लिखता है भौतिक विज्ञान के ऊपर लिखता है, मेथोडोलॉजी पूरी लिखी है, किसके ऊपर, फिजिक्स के ऊपर, भौतिक विज्ञान के ऊपर भी लिखी है, बायोलॉजी के ऊपर भी किताब लिखी है, बहुत सारी किताबें क्या लिखता है, ये लिखता है।
ठीक है, जीवों के बारे में लिखता है, दर्शन शास्त्र के बारे में लिखता है। अब बहुत सारे जो विषय हैं उन विषय के ऊपर प्लेटो ने अपना अध्ययन करने की कोशिश की है। तो हमें उन्हीं किताबों का ध्यान रखना है जो इससे संबंधित है राजनीति विज्ञान की। तो पॉलिटिक्स, द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन द सोल, रेहेट्रिक, ये 4-5 किताबें हमें अरस्तू की क्या रखनी है, याद रखनी है। अब उसके बाद में अगला जो हमारा टॉपिक शुरू होगा अरस्तू का, अब यहाँ से हमने जीवन परिचय देख लिया, अध्ययन पद्धति देख ली, उनकी प्रमुख पुस्तकें देख ली। अब हमारा जो विषय है, हमारा जो टॉपिक है, अरस्तू के जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत अब हम शुरू करेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि अरस्तू को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, यानी अरस्तू राजनीति विज्ञान के जनक क्यों है, यानी अरस्तू को ही हम राजनीति विज्ञान का जनक क्यों मानते हैं, इनके बारे में हमें थोड़ा सा अध्ययन करना है। एक विद्वान हुआ था, हमारा बिंदु है अरस्तू को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों माना जाता है। अरस्तू राजनीति विज्ञान के जनक क्यों है। एक विद्वान हुआ था मैक्सी, तो मैक्सी अरस्तू क्या कहता है, अरस्तू एक परिभाषा है विद्वान की कि मैक्सी अरस्तू के बारे में क्या कर रहा है, ये कह रहा है अरस्तू प्रथम राजनीतिक विज्ञानी है। यानी मैक्सी नाम का विद्वान अरस्तू के बारे में कहता है कि अरस्तू तो इस पूरी दुनिया में पहला राजनीतिक वैज्ञानिक है। क्यों है, क्योंकि पश्चिम जगत को राजनीति विज्ञान के बारे में जो परिचय करवाया है, वो पहला परिचय राजनीति विज्ञान का न केवल पश्चिमी जगत को बाकी पूरी दुनिया को भी किसने करवाया है, अरस्तू ने परिचय करवाया कि राजनीति विज्ञान, यानी राजनीति विज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला अरस्तू पहला विचारक था। अब देखो राजनीति विज्ञान को क्यों मानते हैं, क्योंकि अरस्तू पहला विचारक था जिसने राजनीति शास्त्र को, राजनीति विज्ञान को राजनीति शास्त्र भी कहते हैं, राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग किया। पहले राजनीति विज्ञान या नीति शास्त्र के अंतर्गत आता था, दर्शन का एक भाग था, नीति शास्त्र एक विषय चलता था, उसी नीति शास्त्र के एक भाग के रूप में पॉलिटिकल साइंस भी चलती थी। लेकिन अरस्तू वो पहला विचारक था जिसने नीति शास्त्र को, दर्शन शास्त्र को राजनीति शास्त्र से अलग कर दिया। अरस्तू ने कहा कि राजनीति विज्ञान और दर्शन यानी नीति शास्त्र दो पूर्णतः पृथक हैं। दर्शन के अंदर दर्शन की बात की जाती है, जबकि राजनीति में तो राजनीतिक संबंधी बातें की जाती हैं। इसलिए राजनीति विज्ञान का अरस्तू को जनक इसलिए कहते हैं क्योंकि अरस्तू ने राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से क्या कर दिया, अलग कर दिया। दूसरा और हम क्यों मानते हैं, क्योंकि इसने क्या किया है, अरस्तु ने आदर्श की जगह व्यवहारिकता को अपनाया। जिस प्रकार अरस्तु के पहले जितने भी राजनीतिक विद्वान हुए, चाहे वो दर्शन से संबंधित हो, चाहे वो नीति शास्त्र से संबंधित हो, सबने क्या की है, आदर्श की बात की है। आदर्श का मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो सकता है, यानी सिर्फ वो कल्पनाओं में बात कर रहे हैं। जबकि प्लेटो वो पहला विचारक है जो क्या करता है, ऐसा होना चाहिए था नहीं है, ऐसा था, ऐसा है और इस आधार पर ऐसा होगा। यानी वो अरस्तु किसमें जी रहा है, अरस्तु जी रहा है व्यवहारिकता में, प्रेजेंट में, वर्तमान की बात कर रहा है। और अब जो भी बातें कर रहा है उनके वो तथ्य भी दे रहा है, उनके साक्ष्य भी उपलब्ध करवा रहा है कि पहले ऐसा था, उसके आधार पर आज ऐसा है, पहले और आज के आधार पर आने वाले समय में ऐसा होगा, इसकी बात करता है कौन, प्लेटो इस प्रकार की बात करता है। अब इसके आगे क्या है, अरस्तु क्यों राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं, क्योंकि अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति है, अरस्तु की अध्ययन पद्धति अपनाई गई है आगमनात्मक, और ये आगमनात्मक पद्धति क्या है, एक वैज्ञानिक पद्धति, और ने निगुणात्मक और काल्पनिक पद्धतियों का प्रयोग किया है, जबकि अरस्तु ने आगमनात्मक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया है, जो अन्य पद्धतियों से ज्यादा क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति मानी गई है। इसके अलावा अरस्तु क्या करता है, राज्य की उत्पत्ति, राज्य का विकास, संविधान और नागरिकता,
इनके बारे में क्या किया है, अध्ययन किया है, अपनी पुस्तकों में बताया है। यानी उन्होंने एक राज्य के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक है उन चीजों की बात कर रही हैं। कि राज्य की उत्पत्ति कैसी हुई, तो कहते हैं कि राज्य का तो एक विकास हुआ है, उत्पत्ति नहीं हुई है। राज्य कोई भगवान की देन नहीं है, राज्य को समझौते का परिणाम नहीं है। अरस्तु कह रहा है कि राज्य का तो धीरे धीरे विकास हुआ है। यानी वो एक कहता है कि वास्तव में, और हम मानते भी हैं कि राज्य कोई ईश्वरीय देन नहीं है, राज्य किसी समझौते की देन नहीं है। राज्य तो क्या है, राज्य की तो उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति नहीं विकास हुआ है धीरे 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 धीरे। पहले परिवार बना, फिर समाज बना, फिर गांव बना, उस प्रकार लंबे रूप से वो चलता गया। तो एक विकासात्मक सिद्धांत देता है अरस्तु। फिर क्या करता है, संविधान की बात करता है, संविधान में कानूनों का वर्गीकरण करता है, नागरिकता के बारे में बात करता है। यानी अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक इसलिए कहते हैं कि राज्य के लिए जो आवश्यक तत्व हैं, उन आवश्यक तत्वों की बात वो वैज्ञानिक रूप से करता है, क्रमबद्ध रूप से करता है। क्या करता है, अरस्तु सरकारों का वर्गीकरण करता है। सरकार के जो अंग हैं, सरकार के अंगों का वर्गीकरण करता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की बात करता है। कौन सी सरकार सर्वश्रेष्ठ होगी, वो जनता के लिए किस प्रकार के कार्य करे, इस प्रकार की बातें भी कौन कर रहा है, अरस्तु कर रहा है। ठीक है, तो अरस्तु को इसलिए हम राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं, क्योंकि क्या है, अरस्तु ने सबसे महत्वपूर्ण राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से अलग किया। एक आदर्श बात की जगह, काल्पनिकता की जगह व्यवहारिकता का प्रयोग किया। आगमनात्मक अध्ययन पद्धति अपनाई, जो एक वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति है। राज्य की उत्पत्ति, राज्य के विकास, संविधान और नागरिकता के बारे में बात करता है। सरकारों का वर्गीकरण करता है, संविधानों का वर्गीकरण करता है। इस प्रकार अरस्तु का जो अध्ययन था वो एक क्रमबद्ध अध्ययन था, वैज्ञानिक अध्ययन था, वास्तविकताओं पर आधारित था और जनता के हित के लिए शासन था। इसलिए हम अरस्तु को क्या मानते हैं, राजनीति विज्ञान का जनक मानते हैं। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के रूप में हम अरस्तु को मानते हैं। तो इस प्रकार अरस्तु के राजनीति विज्ञान जनक के रूप में थे। आगे कल जाकर के हम अरस्तु के अन्य सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।